जितने भी पिरामिड्स हैं ना, आज तक किसी भी पिरामिड के अंदर कोई मम्मी नहीं मिली। सही है। तो ये आइडिया कि ये किंग खुफू की टूम थी, तो किंग खुफू के अंदर से मम्मी मिलनी चाहिए। फिर उसके अलावा ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनके पास जो भी साइंस है, जो भी तरीका है, तो जैसे इजिप्ट में जहाँ जहाँ मम्मीज़ मिल रही हैं, तो वहाँ पे कुछ मिसाल के तौर पे मैं इस तरह रिलेट कर सकता हूँ। सोचो जैसे हम कब्र में किसी को दफनाने जाते हैं, तो उसमें वहाँ पे कुछ मिट्टी भी साइड पे गिरी होती है, कुछ सीमेंट भी होता है, कुछ स्लैब्स भी होते हैं, मतलब एक एक्टिविटी होती है। आप जब वहाँ से कब्र खोद के और भर के चले जाएंगे, तो आप वापस आके बता सकते हैं कि या अगर अगर एक ही कब्र है वहाँ पे, तो आप देख के बता सकेंगे ना कि कब्र थी। एक बात है। पहले मैं चाहूँगा, एक पहाड़ी जिक्र हुआ, आपने कहा मैं पहाड़ी इलाके से हूँ, वो थोड़ा सा बताएं। उस पहाड़ी इलाके में जो आप बैठ के किसी चीज़ के बारे में अगर सोचते थे, तो वो कैसे आपके जहन में इस तरह के थॉट्स आते थे, या आपको क्या ऐसी चीज़ मोटिवेट करती थी कि यार मैं इस बारे में मालूमात करूँ? या होता है ना आदमी के साथ, कभी वो कहीं होता है तो वो कहता है कि यार, जैसे आपने ब्यूटी, जब आप ब्यूटी के बीच में होते हैं तो आदमी कहता है यार अल्लाह ने ये बनाया है, तो इसी तरह वो सोचता है, फिर सोचता है। तो वो कैसे आप, जैसे आप बताएंगे आपके पास जो भी है, आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है जिन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने उसकी तरफ गए क्यों, ये थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं एक दो बातें आपको बताऊं। ये हमने एक पॉडकास्ट रखा है जिसमें हम कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये जितनी भी साइंटिफिक ऐसी बातें हैं या साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हैं, उन पर रिसर्चेस चल रही हैं। उससे रिलेटेड हमारे जो गेस्ट आज मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है या उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनकी नॉलेज। अली भाई वेलकम, कैसे आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बस ठीक। वीडियोस में देख रहा हूँ आपकी, माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव्ड है आपका। जो वीडियोस हैं, जो सेटिंग है, और जो कॉन्सेप्ट्स आप जो इंसान की ज़िंदगी में उसको मदद कर सकते हैं ना, बहुत। और व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट कि आपका जो हम्बल ओपिनियन है, कि आप बिल्कुल क्लियरली अपनी वीडियोस में बताते हैं कि मेरे ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी बेसिस पे मैंने जो समझा कि कैसे मुझे किन चीज़ों से फ़ायदा हुआ। नॉट दैट यू वांट टू अप्लाई दैट एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, बट एज अ फैक्ट कि ये मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ, तो आप भी शायद आपकी ज़िंदगी में भी फ़ायदा हो। और मैंने जो वीडियोस देखी हैं, आई फाइंड देम वेरी लॉजिकल एंड वेरी एप्लीकेबल। तो आपने वो जिक्र किया कि माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जो माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन है ना, तो हमारे व्यूअर्स को जल्दी से मत बताइएगा, क्योंकि ये लोग भाग जाते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। तो हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी ऑब्वियसली हम बताएंगे, बट थोड़ा सस्पेंस के साथ बताएं, थोड़ा मीठे मजा, ऐसा लगे लोगों को कुछ खा रहे हैं। बांध के रखें। हाँ, बांध के रखें। अरे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा एक प्रेमिस आपको दे दूँ अपने पास का, कि मैं चूँकि पहाड़ी इलाके का था, तो वहाँ फास्ट पेस लाइफ नहीं है, बहुत ठहरी हुई ज़िंदगी है। वक्त गुजरते हुए पता लगता है कि अरे अरे अभी तो 2 बजे हैं, अरे अभी तो 6 बजे हैं शाम के। यहाँ कराची में क्या है, अरे 6 बज गए, अरे रात के 12 बज गए, सुबह सोना सुबह उठना। वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ बहुत थमी हुई ज़िंदगी है। मरी का रहने वाला हूँ मैं। तो मेरे पास बहुत टाइम होता था सोच विचार करने के लिए, और बचपन से मेरी एक ये बड़े होके मुझे रियलाइज़ हुआ। बचपन में नहीं पता था, सारी बच्चा बचपन में बस सब कुछ कर रहा है। बड़े होके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़्यादा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता था ऐसी इन्फॉर्मेशन में जो इंट्रीगिंग हो, जिसके इर्द गिर्द मिस्ट्री रिलेटेड हो, और सच का पता ना हो। मतलब हर बंदे की अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं, सही है, साइंटिस्ट की, एक्सपर्ट्स की थ्योरीज़ हैं। सो नोबडी नोज़ व्हाट द रियलिटी इज़। वो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती थी। चाहे वो आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आप एंशिएंट मिस्ट्रीज़ की बात कर लें, आप एस्ट्रोनॉमी की बात कर लें, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा घेरा हुआ मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स। ये अमूमन इस चीज़ में एस्ट्रोनॉमी से इसमें लोग वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिसके बारे में, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन रियलिटी मालूम नहीं है। दैट इंट्रिग्स मी द मोस्ट, कि वो नज़र आ रही है,
वो मौजूद है लेकिन मालूम नहीं है क्या, ये कैसी बात है। और जो भी है थ्योरीज हैं, आज भी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ वो इट्स ऑल्सो थ्योरी। मैं व्यूअर्स के, आपके दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक एंथुजियास्ट हूँ। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें मिस्ट्री हो उसमें इंटरेस्ट है मेरा। तो एक डिस्क्लेमर है कि मेरी रिसर्च में चूँकि वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मैथमेटिकल और फिज़िकल लॉज से रिलेटेड कोई बातें हो सकती हैं, तो मैं इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में महारत नहीं है मेरी। एक नॉर्मल सा आदमी हूँ मैं। तो मैं जहाँ तक इंटरप्रेट कर सकता हूँ उस तरह मैं समझता हूँ, वैसे बताऊँगा। हो सकता है उसमें कोई बात ऊंच नीच हो सकती है, बट आई एम जस्ट अ ले मैन, अ नॉर्मल मैन। सो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा हम बचपन से हमारी एक इंटरेस्ट है पिरामिड्स के ऊपर। आई डोंट हैव एन आंसर। सही है। ऑल आई कैन से इज़ कि मैं जब छोटा था ना, कुछ एग्जांपल्स हैं वो बताता हूँ, आप फिर खुद इंटरप्रेट कर लें कि बच्चे का दिमाग किस तरफ जा रहा है। जब मैं छोटा था ना, मैं स्टार गेजिंग बहुत करता था। और मरी चूँकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे सितारे और आसमान रात के टाइम कदरे वाज़े नज़र आता है बनिस्बत कराची के। अभी आप कराची में अगर रात के टाइम भी जाएंगे तो आपको 10-12 सितारे नज़र आ जाएंगे कुछ। वहाँ तो पूरा एक झुरमट नज़र आ रहा होता है, स्पेशली जब बारिश हो जाए तो रात के टाइम, और जब अंधेरी रात हो, जब चाँद ना हो, तो बिल्कुल आसमान पे सितारे ही। और फिर सितारे टूटते हुए भी बहुत नज़र आते हैं। तो मुझे नहीं पता, बचपन में शायद मैं, मेरे मामू जो है ना वो म्यूज़िक में, कार ड्राइविंग के अंदर और मूवीज़ में, मेरे मामू से मेरी इंस्पिरेशन बहुत है। तो वो साइंस फिक्शन मूवीज़ भी बहुत देखते थे, एक्शन मूवीज़। तो मैं साइंस फिक्शन मूवीज़ का एक शौकीन था। तो साइंस फिक्शन यूजुअली एक्सप्लोर करती है स्पेस टाइम ट्रैवलिंग, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाना, दूसरे प्लैनेट्स को इन्वेस्टिगेट करना। वो मूवीज़ यूजुअली इस तरह की होती हैं ना, टेक्नो के आसमानों में सैर करने की। तो मैं रात को बैठ के ना यूनिकॉर्न्स ढूंढता होता था। सही है। और मैं लिटरली, ये आजकल तो ये बच्चियों की चीज़ है कि यूनिकॉर्न की एक घोड़ा टेडी बेयर आ जाए, वो यूनिकॉर्न टाइप का, और केक पे यूनिकॉर्न बना हुआ इस तरह। लेकिन आई यूज़ टू लिटरली सर्च फॉर यूनिकॉर्न्स इन द स्काई। एक मूवी थी मेरे बचपन की फेवरेट मूवी थी, नेवर एंडिंग स्टोरी। सही है, बहुत मशहूर मूवी है वो मैं जब छोटा था, वो वाज माय फेवरेट मूवी। उसके अंदर जो सबसे फेवरेट मेरा था ना कैरेक्टर, वो एक छोटा पपी, जैसे क्यूट सा पपी होता है ना, उसको बहुत बड़ा कर दें लेकिन हवा में उड़ने वाला। वो बच्चों के साथ कुछ बिफ्रेंड कर लेता है, वो फिर बच्चों से बैठ के उड़ते हैं आसमानों में। तो आई यूज्ड टू लुक फॉर दैट इन द स्काई। सो आई वाज वेरी इमेजिनेटिव और वेरी लिविंग इन अ फैंटास्टिकल वर्ल्ड की मेरी एक दुनिया थी एक। तो उससे मुझे ये एस्ट्रोनॉमी का शौक़ हुआ। और मेरा सबसे जो लास्टिंग, जो मेरे पैशन ज़िंदगी के थे ना बचपन के, विच नन ऑफ देम एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, वाज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। दिस रिमेन, जैसे मैं पायलट बनूंगा, सही है, ठीक है, वो कुछ अरसा या गुजर गया शौक़। एस्ट्रोनॉट, बीइंग एन एस्ट्रोनॉट रिमेन्ड विद मी द मोस्ट। मेरी खाला जो थी, उन्होंने एक वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया होता है, बहुत महंगा इंसाइक्लोपीडिया, लाखों रुपए का होता है वो। पूरी दीवार अगर आपने बनाई हो शेल्फ, पूरी दीवार भर जाएगी, वो इतना मोटा मोटा वॉल्यूम होता है वो उन्होंने लेके आई, वो अपने बच्चों के लिए ना, मेरे का तो हम साथ ही होते थे। मैं उसमें सब एस्ट्रोनॉमी पढ़ता रहता था। आई रिमेंबर आई वाज 13 आई यूज्ड टू रीड दोज़ एनसाइक्लोपीडियाज। और मुझे नहीं पता था, बाकायदा घर वाले कहते थे ये बाकी जैसे मेरे कज़न खोल के सफ़े वो तस्वीरें पलट रही हुई हूँ, मैं पढ़ रहा होता था। तो कहते थे ये पढ़ क्या रहा है, इसकी तो रीच की बात ही नहीं है ये। तो आई डोंट नो व्हाट लेड मी, बट आई वाज मे बी बिकॉज चूँकि फिर मरी के अंदर बहुत सारी क्यूरोसिटी बातें भी हैं, जंगल है। जैसे मेरे अब्बू कहते होते थे कि जब बर्फ़ें पड़ जाती थी ना, तो कहते थे कि रात में नहीं निकलना। रात के टाइम जंगलों में बर्फ़ पड़ी हुई हो तो चुड़ैलें और इस तरह की चीज़, भूत प्रेत और ये उस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। वो मेरे कुछ ख़ानदान में कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ थे, मेरी दादी के साथ जुड़े हुए थे किस्से कहानियाँ। तो वो बड़ी मिस्ट्रीज़ एक इस तरह की। तो एक मे बी दैट मे हैव बीन द रीज़न वाई कि मैं इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस बातों को ढूंढने में निकलता था कि यार, अब मिसाल के तौर पर जैसे मुझे बोला कि फ़लानी जगह पे जो है ना चुड़ैल देखी गई है, मैं ख़ास तौर पे जाता था वहाँ पे, और ख़ास तौर पे अंधेरे टाइम में, अकेले टाइम पे जाता था कि मुझे मिले। और अल्लाह गवाह, आज तक मेरे आगे पीछे कुछ पैरानॉर्मल पत्ता भी नहीं हिला। Nothing ever happened with me. And I have been found with my family members or distant family members in places where they would not imagine a 13-14-year-old boy to be wandering in. A jungle, घना जंगल, वो कुल्हाड़ियाँ लेके गुजर रहे हैं,
सही है, मैं वहाँ घूम रहा हूँ अकेला। अरे अरे तो ताज अब्बासी साहब का, मेरे वालिद साहब का नाम ताज अब्बासी, ये तो ताज साहब का बेटा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो ऐसे ही आया था। और शक करने कि मतलब पता नहीं क्या है, इसको कोई साया है या कोई गलत कामों में इन्वॉल्व है, क्या है ये जंगल में यहाँ क्या कर रहा है, हम यहाँ से अकेले नहीं गुजरते। तो आई वॉज ऑलवेज फाउंड इन प्लेसेस वेयर नो बडी वुड लीस्ट एक्सपेक्ट अ बॉय टू बी देयर। तो बिकॉज मुझे यहाँ यार यहाँ पे चुड़ैल देखी थी। चलो, घोड़ा डंच मरी में एक बड़ा मशहूर है, एक जानवर है, तख़यलाती जानवर है, घोड़ा डंच कहते हैं उसको। वो फुटबॉल बन जाएगा, वो आसमान जितना ऊंचा टावर बन जाएगा, एक सेकंड में, मतलब शक्लें बदलता रहेगा। ये बहुत मशहूर है, वहाँ बहुत लोगों ने देखा। मैंने कहा यहाँ देखा था, अच्छा वहाँ चला गया, कभी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा खैर मे बी दैट, ये मैं एक बता रहा हूँ, मे बी दीज वन ऑफ द थिंग्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मी एक्सप्लोरिंग इनटू इन्फॉर्मेशन जो यूजुअली मिस्ट्री से सराउंडेड होती है। ये तो यही मैं कह सकता हूँ, नो पर्टिकुलर रीज़न। तो अब हम मिस्ट्री जो आप लेके आए ना उसको ज़रा बताएं कि हमने बात की लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जिसमें हमने पिरामिड्स का जिक्र किया कि पिरामिड्स में जो है वो हवा का रुख है और जो बिजली और सारी चीज़ें हमने बात की थी। जो आप मुझे अभी बता रहे थे कि पिरामिड्स की एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, अनबिलीवेबल कोई साइंस कहेंगे, साइंटिफिकली एक चीज़ आपके पास आई है, वो ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि पिरामिड्स में एक नई इनोवेशन है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी और शायद अभी तक मैं समझता हूँ किसी ने इस पे पॉडकास्ट भी नहीं किया कि पिरामिड्स क्या है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये पिरामिड्स जो है ना, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ये दे दूं कि मैं जब छोटा था, मुझे याद है, वेगली याद है, बट आई रिमेंबर कि मैं मे बी 16, 17, 20 साल का हूँगा, आई डोंट नो, बट मैं ऐसा सोचता था कि उस वक्त तो मोबाइल वगैरह नहीं था, जब मैं 15, 16, 20 साल का था, तो उस वक्त टेलीफोन था या गाड़ियाँ थी। तो मैं एक गाड़ियों की एग्जांपल ले लेता था, टेलीफोन की ले लेता था कि यार हमारे दौर में तो ये टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ज़माने में इसी मकसद कम्युनिकेशन करने के लिए कोई और मोड ऑफ टेक्नोलॉजी हो जो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हो, ये टेलीफोन और तारें और ये चीज़ें ना हो, कुछ और शक्ल हो उसकी, लेकिन पर्पज़ यही फुलफिल करती हो कि कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरी जगह। तो मेरे जहन में आगे बिल्कुल ब्लैक अंधेरा रहता था कुछ, और आज तक अंधेरा ही रहता है। मैं कभी भी कोई चीज़ ऐसी सोच नहीं पाया, कोई क्रिएट नहीं कर पाया कि मैं बोलूँ ये कुछ, और उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए, ऐसे सोच लूँ ऐसे सही है। फिर जैसे गाड़ी है, तो गाड़ियाँ हमारे आजकल के दौर में, गाड़ियों के ऊपर आप बैठते हैं, गाड़ी एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक मशीन है, उसमें आप बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हो सकता है किसी और ज़माने में, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, कोई हो सकता है कि, या आज से बाद में आने वाले ज़माने में कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो। लोग पर्पज़ यही हो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस को करना है, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए किसी भी ज़माने में। तो गाड़ी ना हो, ये की टेक्नोलॉजी, गाड़ी की टेक्नोलॉजी की शक्ल ना हो, कोई और टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। ये आइडिया मुझे लगता है, शायद सुपरमैन मूवीज़ मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये सुपरमैन उड़ता है, तो मैंने कहा हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान को उड़ाने में मदद, लेकिन वो फिजिकली हम कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमने देखी नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो उसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल होता है। सही है। तो ये हमेशा मेरे जहन में था कि देयर हैज़ टू बी अनदर मोड ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विंग द सेम पर्पस। सही है, बट आई कुडंट कम अप विद एनीथिंग। ये इसी तरह ये थोड़ा अर्सा पहले ये मेरे सामने आया। सही है, ये जो भी मैं आपके सामने बताने लगा हूँ, ये थ्योरी है, इट्स स्टिल अ थ्योरी। मैं आपको उससे पहले एक फ़नी बात बताता हूँ। ये जो आपने उड़ने की बात की ना, दुबई के अंदर होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आया है, जो ड्रोन के थ्रू वो उड़ रहे हैं। हाँ, वो बंदा उड़ के जाएगा, दुबई में भी है और बल्कि और भी किसी मुल्क में ड्रोन लगाया उन्होंने, जो आपका डिलीवरी सर्विस होती है, फूड डिलीवरी सर्विस, उसमें उन्होंने ड्रोन पीछे लगाया हुआ है, पहना हुआ है और बैग पहना हुआ है। तो वो एक कॉन्सेप्ट आया, आई डोंट नो प्रैक्टिकली हो गया, लेकिन उसका मैंने एक वो आइडिया देखा था कि वो ऐसे उड़ते हुए आते हैं, बिल्डिंग के ऊपर आएंगे और शीशे पे नॉक करेंगे, वहाँ से जो है आप कोई भी चीज़ लेनी है तो ले सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने देखी थी, तो मैंने कहा उड़ना जो है ना अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। हो सकता है कल यहाँ से अमेरिका अगर किसी ने जाना है आज से कोई 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो पता चला कि उसने कोई ड्रोन टाइप की चीज़ में बैठा और ख़ुद ही निकला और ख़ुद ही पहुंचा और ख़ुद ही आ गया। और वो आपने सुना ना, फास्टेस्ट ट्रैवलिंग मशीन तो आ रही है ना, जो आपको अमेरिका कुछ आवर्स, बहुत जैसे अभी
24 आवर्स से ज़्यादा लगता है टाइम पहुंचने में पाकिस्तान से, तो वो बना रहे हैं एक ऐसा ऐसा ट्रैवल, वो क्या कहेंगे उसको, रॉकेट बना रहे हैं जो यूं फ्लाई करेगा स्ट्रेट ऊपर। वहां से यूं जाएगा। हाँ, और वो कुछ आवर्स में या मिनट्स में कहीं आपने ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल की बात आपने बहुत अच्छी की कि ट्रैवल टाइम जो है ना, लोग हमेशा उसको कम करते जा रहे हैं कि यार किसी तरह ट्रैवल टाइम कम हो। रोड की बात करें, मोटरवे बना देते हैं। जहाज़ की बात करें तो जहाज़ ऐसे टेक्नोलॉजी के फास्ट जा रहे हैं। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन ऐसी बना रहे हैं। आप दुबई में, सऊदी अरब में वो फास्टेस्ट ट्रेन देखी होगी, हाइपर लूप है, हाँ, लेविटेटिंग है, वो ऐसे जा रही हैं। तो मैं ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को रोकूंगा नहीं, आप प्लीज़ बताएं। और आपके वो ड्रोन वाले से आया कि जैसे आजकल लेटेस्ट आप देखेंगे ये जो थ्रिल सीकर्स होते हैं, जो स्काई डाइवर्स होते हैं, इनके पास एक खास किस्म विंग सूट कहते हैं उसको। वो कोई उसके साथ पर नहीं लगे हुए, कोई पंखा नहीं लगा हुआ, कोई पैराशूट नहीं है, वो विंग सूट है, बस हाथों को यूं करते हैं, उसमें भी यहाँ पे विंग बना होता है, वो ऊंचाई से मारते हैं और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सही है। तो विदाउट इंजीनियरिंग डिवाइस या कोई टेक्नोलॉजी डिवाइस, अ मैन हैज़ फाउंड समवॉट अ वे कि एक जगह से दूसरी जगह, ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहुत दूर तक ले जाता है। तो एक बात है, तो हो सकता है एक वक्त ऐसा है कि वो ये इसकी भी ज़रूरत ना हो, इंसान उड़ रहा हो। ये एक शेप है ना। आज से मुझे बताएं 20 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता था कि ऐसा विंग सूट ओवर एक आदमी उड़ के कहीं जाएगा? एक बात है। तो इसी तरह जो है ना, पिरामिड्स, बहुत थ्योरीज हैं उसके बारे में। और एक थ्योरी जिसे मैं बता रहा हूँ, एक थ्योरी ये है कि वो जो है किंग खुफू कहते हैं उसको, जो सबसे बड़ा पिरामिड है ना इजिप्ट में, उसको पिरामिड ऑफ गीज़ा कहते हैं। वो 3 है ना जो अमूमन हम देखते हैं। वैसे 118 पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, और अराउंड द वर्ल्ड भी पिरामिड्स हैं। उनकी अभी तक मालूमात नहीं हुई कि वो किसने बनाया, क्या उसका पर्पस क्या था। लेकिन ये पता लगता है कि हर एरा के अंदर पिरामिड्स की एक पर्पस करता है वो, बट नोबडी नोज द रीज़न वाई। तो खोफू जो बादशाह था, ये आर्कियोलॉजिस्ट का वर्जन है। सही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बादशाह खोफू था, उसकी टोम है ये, उसका मकबरा बनाया उन्होंने। सही है। ठीक है। ये एक थ्योरी थी। फिर जब लोगों को पैसेज वेज अंदर जाने के मिले, तो वहाँ पे कुछ बैरियल रिमेन्स भी नहीं मिले कि यहाँ पे कोई फ्यूनरल का कोई काम हुआ था या यहाँ पे कब्र बनाई जाती थी या किसी को दफनाया, कोई ऐसे असरात नहीं है। तो वो तो हो गई साइड पे कि ये किंग खोफू का नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी मम्मी नहीं मिली। सही है। फिर वहाँ पे दूसरी एक थ्योरी ये है कि जो कॉमन थ्योरीज है, एक ये कि जो पिरामिड जो है वो बादशाह की ज़मीन से आसमानों तक असेंशन का एक ज़रिया था। स्पिरिचुअल असेंशन तो समझ में आती है कि मरने के बाद ये जन्नत में यहाँ से चला जाएगा, एक बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये उनके ज़माने में जो वहाँ पे तस्वीरें हैं ना, हायरोग्लिफ्स कहते हैं इनको, ये जो इजिप्शियंस ने तस्वीरें और पेंटिंग्स और ड्राइंग्स और राइटिंग्स छोड़ी, इनको हायरोग्लिफ्स कहते हैं, शक्लें वगैरह बनाई हैं। उसको इंटरप्रेट करने के बाद ये पता लगता है कि ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि फिजिकली ज़मीन से आसमान पे उठा लिया जाएगा बादशाह। सही है। तो वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म उनको नहीं मिला, तो ये भी प्लॉजिबल नहीं लगती है, बट इट्स ऑल्सो अ थ्योरी। तो देयर आर tons of theories around pyramid, but no one in reality knows when it was made and how and the purpose of its construction. So when, how and what, these 3 W's or WH whatever, ये तीनों चीज़ें किसी को आज तक नहीं मालूम है। जो भी आप सुनेंगे ना, it's all theories। उनमें से एक थ्योरी मैं लेके आया, but this is the most cutting edge theory and it fits the bill in every aspect, मैथमेटिक्स। सस्पेंस ब्रेक करने से पहले ये बताएं, जो आपने बात की ना कि मम्मी नहीं मिली, तो ये बात हमें क्या लीड कर रही है? ये बात हमें कहाँ लेके जा रही है कि मतलब उस पिरामिड के अंदर कोई बॉडी नहीं है, मतलब कोई अगर मर गया या कोई उसकी कोई वो नहीं है, तो वो ज़रा क्लियर करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग थी प्रिवेलिंग कि ये बादशाहों की मकबरा था, वो नहीं फुलफिल होता। अगर मकबरा था तो मम्मी होनी चाहिए बादशाह के अंदर। सही है। वो कुछ भी नहीं है, कोई मम्मी नहीं है। तो ये तो थ्योरी ख़त्म हो जाती है कि ये बादशाहों की, ये क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है समझना कि ये अगर बादशाहों का मकबरा थी तो बादशाहों की या किसी एक बादशाह की या कोई एक मम्मी मिलती वहाँ से। सही है। कोई मम्मी नहीं है। सही है। तो ये बात तो है नहीं कि वहाँ पे उसके मकसद इससे ख़त्म हो जाता जो उन्होंने बनाया हुआ था। सबसे कटिंग एज जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त है अमंग ऑल द थ्योरीज, वो मैथमेटिकली, केमिकल प्रोसेस वाइज, फिजिकली, हर एस्पेक्ट से फुलफिल करती है।
आप कहीं से रद्द नहीं कर सकते उसको, इन द लाइट ऑफ साइंस ऑफ टुडे। सही, इट फिट्स लाइक अ ग्लव। तो उसमें ये है कि आज आपके व्यूअर्स को एक ऐसी, ये मुझे खुद भी नहीं पता थी, आई रिसेंटली स्टम्बल्ड अपॉन इट। तो लोगों को ये पता लगा कि पिरामिड की जो सबसे जो अनबिलीवेबल, एंड इट फिल्स मी विद ग्रेट प्लेजर बिकॉज इट आंसर्स वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड कि यार कोई और फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सेम पर्पस होनी चाहिए। तो पिरामिड को पहले आप समझें कि 13 एकर्स पे फैला हुआ है। सही है। और ऑन आप कॉन्ट्रेरी देखें तो आपको 4 कोने नज़र आएंगे। यूँ स्क्वायर है, नीचे से स्क्वायर है, ऊपर से ट्रायंगल बन रहा है ना, नीचे से तो स्क्वायर है लेकिन वो 4 साइड्स नहीं है, हर 2 साइड्स के दरमियान में एक बेंड है हल्का सा, तो इट हैज़ बेसिकली 8 साइड्स। वो ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में वो 8 साइड्स का पता लगता है जब इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स कहते हैं ऐसे टाइम को जब दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ अ टाइम, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा टाइम होता है वो, जब दिन और रात बराबर घंटों की हो जाती है, कुछ ऐसा होता है। सही है। तो उस टाइम पे वो शैडो पड़ता है ना, उससे वो एंगल इतना बारीक है कि वो नेकेड आई से, कैमरे से नहीं पता लगता, वो शैडो डिफरेंट बनता है उसका। तो उसलिए पता लगा कि ये बेसिकली साइडें जो यूं स्ट्रेट आ रही हैं वो भी बीच में से यूं करके यूं निकल रही हैं, यूं करके बनी हुई हैं चारों तरफ से। तो इट हैज़ बेसिकली 8 साइड्स, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। 13 एकर्स ऑफ लैंड, ये मैं गीज़ा पिरामिड की बात करूँ, द बिगेस्ट ऑफ द ऑल, 13 एकर्स पे फैला हुआ है। जो ग्राउंड लेवलिंग है ना, इट इज़ 7/8 ऑफ एन इंच इन लेवलिंग। 7/8 इंच ऑफ एन इंच, 1 इंच के अंदर मेरे ख्याल में 10 सेंटीमीटर होते हैं या 20 सेंटीमीटर, जितने भी होते हैं। 1 इंच के 7वें 8वें हिस्से के बराबर इतनी प्लेन, मतलब आप उस पर, ये बिल्कुल ऐसा ग्राउंड है नीचे, प्लेन बिल्कुल। तो ये आजकल के ज़माने में जो उस वक़्त की टेक्नोलॉजी को इमेजिन किया जाता है, पॉसिबल नहीं है कि इतनी 13 एकर्स ऑफ लैंड बिल्कुल बाल बराबर फ़र्क के साथ फ्लैट बनाया उन्होंने पहले, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए। सही है। ये कर दिया, एक पहली अमेजिंग बात ये। फिर तकरीबन 25 लाख वो पत्थर के ब्लॉक्स हैं, 25 लाख से बना हुआ वो एस्टिमेशन जो है, और हर पत्थर 5 टन है। सही है। 5 टन्स एंड 2.5 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, ये उसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। मटेरियल जो यूज़ किया गया उसके अंदर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट यूज़ हुआ। वो जो पत्थर है वो ख़ास पत्थर है, वो हर जगह पे नहीं है, वो थोड़ा दूर दूर, कोई 500 किलोमीटर मील दूर है, कोई 600 मील दूर है, कोई 300 मील दूर है। तो इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स उठा के लाना, ये एक आज तक यही नहीं पता लगा कि इन्होंने ये पत्थर ट्रांसपोर्ट कैसे किए एक जगह से दूसरी जगह। फिर उसके अलावा जो पिरामिड के अंदर स्ट्रक्चर है उसके अंदर 80 से 100 टन का बड़ा पत्थर रखा हुआ। ये 5 टन के हैं, बाहर जो आपको पत्थर ईंटें नज़र आ रही हैं ना, ये 5 टन की हैं। अंदर 80 से 100 टन का पत्थर लगा हुआ है, एक बड़ा पत्थर। वो कैसे लाए और कहाँ से लाए नहीं पता। सही है। वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और उसकी भी एक अमेजिश है क्वार्ट्स के साथ। क्वार्ट्स एक आपने सुना, क्वार्ट्स घड़ी भी आती है एक बड़ी मशहूर, वो क्वार्ट्स एक नेचुरल एलिमेंट है, अर्थ में मिलता है हमें। वो उसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं बताऊंगा कि क्यों क्वार्ट्स, क्यों ये साइंटिफिक जो बता रहे हैं कि क्वार्ट्स क्यों यूज़ किया गया, वो क्वार्ट्स की अमेजिश है उसके अंदर। फिर जो केसिंग है, ये अगर जो आप पिरामिड आज देख रहे हैं और अगर आप इजिप्ट उस दौर में देखते जब ये बना था, तो ये आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं इसको देख के। ये वाइट लाइमस्टोन से बिल्कुल प्लेन ऐसे कवर्ड था चारों तरफ से यूं, और सूरज की रोशनी में जो उसकी एनिमेशन दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल रोशनी की तरह चमकता हुआ नजर आएगा दूर से आपको। अब तो ज़माने के हिसाब से वो घिस घिस के लाइमस्टोन उतर गया, वो पीछे पत्थर रह गए ग्रेनाइट के। वो लाइमस्टोन और जो आउटर केसिंग थी पत्थरों की, उनकी फिटिंग पता है किस तरह की हुई है? 10,000th ऑफ एन इंच प्रिसीजन जॉइंट्स बने हुए। एक क्रेडिट कार्ड आप घुसाएंगे ना, उसके अंदर डालेंगे आप, वो अंदर नहीं घुसेगा उसके अंदर। दिस इज हाउ मच प्लेन इट वॉज। लेजर कटिंग है बकायदा, ऐसे लगता है। और अमेजिंग बात है कि जो उनके जो छोटे जो हल्का बाल बराबर जो बीच में गैप है, उसमें पता है जो उन्होंने मटेरियल यूज़ किया सीमेंट, वो आज तक के हमारे एक्सपर्ट्स उस फार्मूला नहीं बना सके कि ये मटेरियल को सीमेंट किस मटेरियल का बना हुआ। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री। एवरीथिंग अबाउट इज़ अ मिस्ट्री। अच्छा,
अब ये तो एक पिरामिड के मैंने आपको एक ओवरऑल वो स्ट्रक्चर बताया, और ये 450 फुट ऊंचा है, 480 फीट तकरीबन हाइट है उसकी ज़मीन से आसमान तक, ठीक है। और आसमान तक कह रहा हूँ, मतलब हाइट उसकी 450 फुट है। इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर जो है उसके अंदर मुख्तलिफ शाफ्ट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ चेम्बर्स बने हुए हैं। जो ग्राउंड पे जो अंडरग्राउंड चेम्बर है उसको कहते हैं सबटेरेनियन चेम्बर। अब मैं इसका पर्पस समझाऊंगा, और फिर अभी मैं ये नहीं बता रहा ये पर्पस क्या, अभी हम जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पिरामिड। सबटेरेनियन नीचे की चेम्बर है, उसको सबटेरेनियन चेम्बर का नाम दिया, वो अंडरग्राउंड है। उससे ऊपर एक शाफ्ट आती है यूँ, सही है, और शाफ्ट आती है तो ऊपर एक चेम्बर बना हुआ है, उसको कहते हैं क्वींस चेम्बर। वो छोटा सा, वो एक चेम्बर है छोटा सा, उससे उससे दो शाफ्ट निकलती हैं यूं, जो पिरामिड से बाहर जाती हैं, और एक ऊपर जाती है, और वो जाती है अंदर एक सबसे बड़ा, ये बहुत रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ग्रैंड गैलरी नाम रखा है उन्होंने। वो तकरीबन अगर आप अंदर होंगे ना तो 80 फुट ऊंची छत है उसके अंदर से, और वो यूं है, और वो 80-80 100 टन का पत्थर है साइडों पे, यूं इतना बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा, वो ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज की अमेजिश से बना हुआ है वो पत्थर। उसको ग्रैंड गैलरी कहते हैं। ग्रैंड गैलरी से सीधा एक शाफ्ट जाती है जो किंग्स चेम्बर में जाती है, सही है। फिर किंग्स चेम्बर से ऊपर एक ह्यूज शाफ्ट जा रही है, तो उसके अंदर ये सिर्फ ये, उसके अलावा सब पत्थर ही पत्थर है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन, एंड इट ओनली हैज़ 4 थिंग्स इनसाइड। द सबटेरेनियन चेम्बर, सही है, इस कमरे से भी छोटा है वो मेरे ख्याल में। फिर क्वींस चेम्बर, वो इस कमरे से, इस कमरे जितना है। फिर है किंग्स चेम्बर, वो इस कमरे से थोड़ा बड़ा होगा, और फिर शाफ्ट्स, और वो एक ग्रैंड गैलरी। बाकी 85 to 80% जो पिरामिड है अंदर से, वो सब पत्थर ही पत्थर है। देयर इज नथिंग एल्स इन देयर, सो फार दे हैवंट सीन एनीथिंग। ये अंदर का मैप है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये आपके जहन में एक स्ट्रक्चर आ गया, सही है। फिर आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे ना हर जगह पे, ख़ास ख़ास जगहों पे एक चीज़ बनी हुई है, उसको कहते हैं ऑबलिस्क। ऑबलिस्क ऐसा है जैसे ज़मीन से आप मेरे ख्याल में 80-90 फुट या 100-150 फुट 200 फुट ऊंचा एक टावर निकला हुआ है पत्थर का यूं। वो वन पीस है पूरा, नीचे से ऊपर तक। उस पर ड्राइंग्स बनी हुई हैं, हायरोग्लिफ्स जिसे मैं कह रहा हूँ, वो तस्वीरें बनी हुई हैं, उनकी राइटिंग्स हैं ये वो, और ऊपर से तिकोना है, वो भी ऊपर से ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, पिरामिड टाइप, सही है। ये मुख्तलिफ जगहों पे बना हुआ है। एक ये ऑबेलिस्क हो गया। ऑबेलिस्क जो है ख़ास तौर पे सैकड़ों मीलों दूर से लाया गया, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी कंस्ट्रक्शन की, वन पीस होना चाहिए। मुख्तलिफ पत्थर जोड़ के बना देते नहीं, वन पीस होना चाहिए। वो क्वार्ट्स और ग्रेनाइट का बना हुआ है, तो वो भी क्वार्ट्स का बना हुआ है, ग्रेनाइट का। पिरामिड्स अंदर से, बाहर से वो लाइमस्टोन ग्रेनाइट है, अंदर जो पत्थर, ये जो सारे चेम्बर्स मैं बता रहा हूँ, ये सब क्वार्ट्स और ग्रेनाइट के बने हुए हैं, सही है। और ये ऑबेलिस्क बने हुए हैं। एक और चीज़ जो अमेजिंग है, पिरामिड के, अब तो घिस गया ज़मानों के हिसाब से, लेकिन जो टॉप पे एक टोपी बना दें आप उसको, ट्रायंगल की टोपी, वो टोपी ऑबेलिस्क और पिरामिड्स दोनों की, वो इलेक्ट्रम की बनी हुई थी। इलेक्ट्रम कहते हैं अ मिक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझा जाता है इसको, सही है। ये उनके टॉप पे था। अब मैं आता हूँ कि थ्योरी क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। थ्योरी ये है कि जब रिवर नाइल बह रहा है पास में, वहाँ से उनको एक टनल मिला है जो दैट लीड्स डायरेक्टली टू द मेडिटेरेनियन चेम्बर अंडर द पिरामिड, सही है। वो चेम्बर वो क्यों बना हुआ है, वो एक पूरी आपने एक नाली सी बनाई हुई है। वो नाली क्यों है, तो थ्योरी ये है कि समंदर, वो दरिया का पानी उस नाली से तैरता हुआ नीचे सबटेरेनियन चेम्बर में आता था, सही है। अब वो नीचे अंडरग्राउंड है, और वो जब आता था वहाँ पे, तो वो पानी जो वहाँ पे जमा होता था, एंड बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द पिरामिड एंड सम अदर फैक्टर्स, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता था। तो एक साइंटिस्ट है रैंडल करके, क्या नाम है, ही इज़ एन एक्सपर्ट इंजीनियर। नहीं, उस मैंने लिखा हुआ नहीं, उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि हम रेफरेंस तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं इन लोगों के, उन रिसर्च के। तो उसने क्या किया है, उसने सबटेरेनियन चेम्बर का एक डेमो बनाया, इतना छोटा सा रेप्लिका।
उसको बना के एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल के ऊपर उसने पानी का बहाव उसके अंदर डाला और ऊपर पिरामिड जैसा बनाया, वो वाइब्रेट करने लग गया बकायदा। उसने उस वीडियो मैंने देखी, उस पर हाथ रखा, वो हिल रहा है पूरा यूं ही, साउंड वेव्स क्रिएट कर रहा था वो। तो दैट सबटेरेनियन चेंबर विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर दैट्स गशिंग इन इज क्रिएटिंग साउंड वेव्स, सही है, ऑडियो वेव्स क्रिएट कर रहा है। और जो जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, इट एम्पलीफाइज द साउंड वेव्स। ये एक अंडरस्टैंडिंग है ये साउंड इंजीनियर्स की। तो अब नीचे से साउंड वेव्स क्रिएट हुई, ये सबटेरेनियन चेंबर यहाँ पर है, ज़मीन से नीचे दरिया रिवर नाइल यहाँ बह रहा है, पानी आया नीचे और यहाँ से शाफ्ट ऊपर जा रही है। तो ये पानी आता जा रहा, तो ये सबटेरेनियन फुल होने के बाद शाफ्ट से पानी ऊपर एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ना, जहाँ तक समंदर का ग्राउंड लेवल है। वहाँ से वो दाखिल होता था क्वींस चेंबर में, सही है। क्वींस चेंबर में जब दाखिल हो गया तो जो दो शैफ्ट्स मैं आपको बता रहा था, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, जो बाहर निकलती हैं पिरामिड से, वहाँ से इधर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते थे वो लोग, इधर से जिंक क्लोराइड डालते थे। और ये केमिस्ट जानते हैं कि ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, इट फॉर्मुलेट्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है इससे, सही है। और ये इसका प्रूफ क्या है कि जब इन दोनों शैफ्ट्स के केमिकल स्टडी की गई तो उन दोनों शैफ्ट्स में ये दोनों केमिकल्स मिले उनको। इट्स अ प्रूफ, इट्स रिटन, डॉक्यूमेंटेड बात है ये। तो यहाँ HCl क्यों था और यहाँ पे जिंक क्लोराइड क्यों था? एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स जो हाइड्रोजन क्रिएट करें। अब नीचे से साउंड वेव्स आ रही हैं सबटेरेनियन चेंबर से, सही है। और यहाँ पर पहुँच के जो क्वींस चेंबर में जब पानी पहुँचा तो वो बेसिकली साउंड वेव्स को कैरी करना चाह रहा है, पर्पस उसका ये है। यहाँ से आए ये दो केमिकल्स, इन दोनों ने आके ज़बरदस्त रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस बनाई। हाइड्रोजन गैस जब बनी तो नीचे से जो साउंड वेव्स आई, तो ये हाइड्रोजन गैस की जो इतनी एक्सट्रीम हीट जनरेट हुई ना, जिसकी वजह से ये रिएक्शन की वजह से ये हाइड्रोजन बनी, वो उसने उस साउंड वेव्स को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया। नाउ वो बाकायदा बता रहे हैं कि उस टाइम पे जब ये चलता होगा तो पिरामिड पूरा यूं यूं हिलता होगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये दोनों गैस आके मिली तो एक साउंड वेव उसके अंदर मतलब एक साउंड क्रिएट हो रही है या एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है? हाँ, साउंड वेव नीचे से आ रही है वो पानी की वजह से। ये जब ऊपर पहुंची तो ये प्रोसेस अलग शुरू हुआ, नीचे साउंड वेव्स आ रही हैं, लेट्स से कम फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ, इसने उन साउंड वेव्स को बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, ज़्यादा पावरफुल साउंड वेव्स हो गई। अब ये साउंड वेव्स और वो हाइड्रोजन गैस जब ये मिक्स हुई तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इट टर्न्ड इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी वगैरह आता है ना, तो प्लाज्मा की अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी एटम होता है ना, तो उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, वी नो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल्स, सही है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये चीज़ें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अर्थ करने के लिए न्यूट्रल वायर एक होती है, एक सिस्टम है, सही है। तो प्लाज्मा ये होता है कि जब इतनी एक्सट्रीम हीट और जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो वहाँ पे जनरेट हो रही थी ये साउंड वेव्स और पानी के रिएक्शन से, हाइड्रोजन से, तो उसने क्या करती है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, अब यहाँ क्या रह गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको ये कहते हैं आयन। ये आयन बन गया, अब ये एटम नहीं कहलाएगा, ये आयन बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और ये आयन जो है पॉजिटिव न्यूट्रल का मिक्स हो गया, इसको प्लाज्मा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा जनरेट हुआ, सही है। ये या माइक्रोवेव एनर्जी क्रिएट हुई वहाँ से। ये उसके क्वीन चेंबर से निकली और ग्रैंड गैलरी में जो मैंने बताया कि 80-80 टन के बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़ी गैलरी है, 80 फुट ऊंची छत है उसकी, इस तरह वहाँ से ये सारी वेव्स गुजर रही हैं, सही है। माइक्रोवेव एनर्जी वहाँ से गुजर रही है या प्लाज्मा एनर्जी गुजर रही है, जो भी इस तरह कह लें, ये वहाँ से गुजर रही है। तो वहाँ पे उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि जो ग्रैंड गैलरी के अंदर जो इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं ना, वो रेजोनेटर्स की तरह काम करते हैं। दे शेक, वो शेक करते हैं। तो अब मिसाल के तो वो ऑलरेडी शेक कर रहे हैं, नीचे साउंड वेव सब कुछ आ रहा है, ऊपर से ये एनर्जी दाखिल हुई, कुछ ऐसे उसको धक्का दिया, इस तरह की बात है कि और ज़्यादा कर दिया। ये ग्रैंड गैलरी से दाखिल हुआ किंग्स चेंबर में। किंग्स चेंबर जो है उसके अंदर क्वार्ट्स की आमेज़श बहुत ज़्यादा है। क्वार्ट्स जो मैं बता रहा था,
क्वार्ट्ज को कहते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी में, ये मुझे भी अभी पता लगा थोड़ा अर्सा पहले, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि कुछ मटेरियल अर्थ पे ऐसे पाए जाते हैं कि जिनको जब कंप्रेस किया जाए ना या दबाया जाए लेमैन टर्म्स, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। मैं जब छोटा था ना, मेरे ख्याल में मैंने मैट्रिक किया था, मेरे अब्बू ने मुझे घड़ी दी थी, सही है। उन्होंने 36 ईयर्स पहनी थी। वो सिटीज़न की घड़ी थी, ऑटोमेटिक। उस पर क्वार्ट्स लिखा हुआ था, मुझे ये भी याद है। ये मुझे इसलिए रिलेट हो गया क्योंकि क्वार्ट्स मैंने पढ़ा हुआ, तो क्वार्ट्स घड़ी भी आती है बाकायदा एक। तो वो क्वार्ट्स क्या होता है कि क्वार्ट्स वो ऑटोमेटिक घड़ी थी, उसमें कभी सेल नहीं डलते। वो कैसे सारी उम्र चलती रहती है? क्योंकि आप हर वक्त हाथ हिल रहे हैं ना, है, तो वो जैसी वो वाइब्रेशन होगी ना, तो क्वार्ट्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है, तो घड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो आपको चार्ज या चाबी नहीं देनी पड़ती बार बार। तो अब्बू की वो घड़ी ऑटोमेटिक थी, क्योंकि आपका हाथ हर वक्त हिल रहा है, तो वाइब्रेशन से वो क्वार्ट्स जो है कंप्रेस हो रहा है ना, इधर से कंप्रेस हो रहा है, कभी यूँ हाथ हिल रहा है, कभी यूँ हिल रहा है, तो धक्के लग रहे हैं उसको, कंप्रेस हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है। तो वो क्वार्ट्स वहाँ पर, अब आप सोचें, आपने घर में वो देखा ना, वो एक लाइटर होता है, वो आप चूल्हे के पास लेके जाके यूं करते हैं, उसमें से आग बन जाती है। वो आग बनती कैसे है? उसके अंदर क्वार्ट्स पत्थर लगा होता है हर लाइटर के अंदर। मैंने यहाँ से बटन दबाया, वो क्वार्ट्स का पत्थर चार्ज हुआ, उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क किया। यहाँ से अंदर गैस भी डली हुई उस लाइटर के अंदर, गैस आई वहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक चार्ज और गैस मिलके क्या हुआ, आगे से आग निकल आई। तो ये हमारे इन लाइटर्स में भी क्वार्ट्स डाला हुआ है, घड़ियों में डाला हुआ है, ये टीवीज़ में डाला होता है, माइक्रोवेव जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसमें क्वार्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो क्वार्ट्स बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। और ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये जब केमिकल, ये जब एलिमेंट जब इसको कंप्रेस करो ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है। अब जब ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल एनर्जी, माइक्रोवेव एनर्जी की शक्ल में आई किंग्स चेम्बर, तो वहाँ पे क्वार्ट्स ने उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, तो क्या हुआ, ये करके माइक्रोवेव एनर्जी बाहर निकली। और पिरामिड का मतलब पता है क्या है? ये मुझे, आई नेवर न्यू दिस। पायर कहते हैं फायर को, और मिड के, ये लैटिन वर्ड है, मिड कहते हैं मिडल को। तो फायर मिड, तो इसको ट्रांसलेट आप करेंगे तो फायर इन द मिडल बनता है इसका नाम, मतलब। तो क्या हुआ कि जब वो टॉप और ऊपर उन्होंने, मैंने बताया था तुम्हें, इलेक्ट्रम या गोल्ड और सिल्वर की उन्होंने टोपी पहनाई हुई है उसको, सही है। वो जब टोपी पहनाई हुई है, तो वहाँ से निकली इलेक्ट्रिक एनर्जी यू बाहर। अब आ जाए द अदर पार्ट ऑफ द मशीन, ओबेलिस्क जो मैंने बताया, दे वर प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन अक्रॉस द सिटी, सही है। यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकली, यहाँ वो ये हमारे, इसको यूँ समझो, मोबाइल यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये एंटीना चाहिए ना। हम गवादर जा रहे थे तो रास्ते में सिग्नल नहीं आ रहे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंटीना नहीं था। तो एक एंटीना दूसरे एंटीना के साथ क्या करता है, सिग्नल फेंकता है। सिग्नल फेंकता है, वो आपका डिवाइस कैच करता है, सही है। दीज ऑबेलिस्क्स वर बेसिकली एंटेनस, ये भी क्वार्ट्स के बने हुए हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकली, सही है, पिरामिड से ऑबेलिस्क के पास सीधी यूँ आई, इधर से, अच्छा, उसके हर तरफ फैल गई, उन एंटीनास ने कैच कर ली। अब हवा में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ऐसे घूम रही है जैसे वाईफाई के सिग्नल घूम रहे हैं आपके। आपने मोबाइल निकाला, कनेक्ट कर लिया। अब आपके पास सिर्फ बल्ब चाहिए। तो निकोला टेस्ला, किसी दिन मैं उस पर बात करूंगा, ही इंस्पायर्स मी अ लॉट, इज़ वेरी मच मिस्ट्री उसके बारे में, उसको काफ़ी मैंने देखा है उसके बारे में क्या है। वेरी इंट्रीगिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो डा विंची जिसने मोनालिसा बनाई थी, ये कुछ लोग हैं, आइंस्टाइन, दीज आर वेरी अनयूजुअल पीपल। तो एनीवेज, तो उसने क्या, निकोला टेस्ला ने इस प्रिंसिपल को समझ लिया, उसने एक शॉर्ट लेवल पे ये रेप्लिकेट किया सिस्टम, बाकायदा वीडियोस हैं। उसने बल्ब ना, नॉट कनेक्टेड विद एनी वायर्स, नॉट कनेक्टेड विद एनी फेज, एनीथिंग, ज़मीन पर रखे हुए यूँ बल्ब, उसने वो ऑन के सारे बल्ब जल गए, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ही गॉट दैट आइडिया फ्रॉम पिरामिड। और ये थ्योरी, अमेजिंग बात ये 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, सही है। बंदे का नाम है क्रिस्टोफर डन। ही इज़ एन एरोस्पेस इंजीनियर फॉर 50 years एक्सपर्ट, वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी समझा जाता है ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को डिकोड करने, उन पे थ्योराइज करने और उनकी
एस्टैब्लिश करने के, ये उसने थ्योरी क्रिएट की थी, ये जो डेवलप की थी, क्रिस्टोफर डन नाम है उसका, आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। उस पर जो रोगन के साथ अभी मैंने वो देखा नहीं है, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट उसने हफ्ता पहले जो रोगन ने अपलोड किया है विद दिस गाय क्रिस्टोफर डन, वो भी मैंने देखना है, इट्स ऑन माई हिट लिस्ट राइट नाउ। और बड़ी जगहों पे वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो इट्स हिज थ्योरी कि पिरामिड इज नॉट अ बिल्डिंग, it's a power plant. It's a machine. Hence, it answers why I want to believe this. It's a theory. सही है. But no chemist would argue that HCl and zinc chloride can produce hydrogen. It's indisputable. It's known fact. No one can argue that quartz has a piezoelectric effect, that it can cause electric current. सही है. No one can argue that. नो वन कैन आर्ग्यू कि वो फिजिकल जो उसने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी कि सबटरेनियन नीचे उसमें पानी आता है तो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, नो वन कैन आर्ग्यू दैट। तो आप किसी भी एंगल से इस थ्योरी को एनालाइज करें तो आप किसी भी जगह पे ये आर्ग्यू नहीं कर सकते ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, बट इट्स स्टिल अ थ्योरी, नोबडी इज कॉलिंग इट अ फैक्ट। सही है, बट दैट इट्स सो अनबिलीवेबल। जो मेरा एग्जाम में था ना कि अब जैसे देखो, हम किसी भी ज़माने में रहे, बिजली हमें चाहिए। हमारी आँख, मेरी अभी वाइफ मुझे घर से आते बता, मैं पूरा उनको बताया अपनी अंडरस्टैंडिंग कि क्या बन रही है, तो उसमें मतलब हमारी आँख जो है वो भी रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। लाइट अंदर जाएगी तो बाहर आपको दिखेगा। तो लाइट की इर्रिस्पेक्टिव है, आप किसी भी ज़माने में रह रहे हो, आपको बल्ब लाइट चाहिए ही चाहिए। तो उस ज़माने में तो मेरे जो ज़हन में था कि यार जैसे ये मैंने सोचा नहीं था कि पावर प्लांट नहीं सोचा था, मैं तो गाड़ी और ये सोचा था, कभी टेलीफोन सोचा था मैंने। तो ये पावर प्लांट पर्पस क्या है? बिजली फैलाना। हमारे यहाँ बिजली फैलाने के प्रिंसिपल्स क्या है? ये पावर प्लांट की शक्ल हमें मालूम है। उनका पावर प्लांट पर्पस वही है, बट ऑल टुगेदर सच अ मिस्टीरियस प्रिंसिपल पे डिज़ाइन हुई है वो, बट दैट्स अ मशीन। और हम बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिरामिड्स है वो ना कोई माउंटेन है ना कोई बिल्डिंग है, वो मशीन है। इट्स अ मशीन। तो मशीन मतलब उन्होंने उसको क्यों बनाया कि ये अभी तक, अच्छा पावर प्लांट, पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आपने सुना भाई, ये कितनी अमेजिंग और अनबिलीवेबल बात है जो मैं नहीं समझता कि अभी किसी पॉडकास्ट में, हाँ किसी भी पॉडकास्ट में इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी मैं जिस पे भी जो भी टॉपिक पे बात करता हूँ वो नॉर्मली आप कहीं सुनेंगे नहीं, बहुत रेयरली सुनेंगे। अगर सुनेंगे भी तो इसमें से 1-2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप सुनेंगे। तो अली भाई, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुनाइट। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। दिस इज शाहरुख, मैं विजडम से बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।